बस नेहा, बहुत हो गया। आज मैं भी कुछ कहूंगा। तुम कह रही थी कि तुम्हारे बिना मैं एक हफ्ता भी घर नहीं चला सकता। सही कहा तुमने। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हारी नौकरी नहीं लगी थी तब ये घर कौन चला रहा था? तुमने 2 महीने घर चलाया और तुम्हें लगने लगा कि तुमने दुनिया जीत ली। लेकिन मैंने 7 साल घर चलाया था। कभी तुम पर एहसान नहीं जताया। सबसे ज्यादा दर्द गरीबी नहीं देती नेहा। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपनी ही पत्नी लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत नीलाम करने लगे, और जब तुम्हारा बच्चा भी ये समझने लगे कि उसका बाप किसी काम का नहीं है। मनीष एक ऐसा इंसान था जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और पसीने से अपने परिवार की नींव को मजबूत बनाए रखने में विश्वास रखता था। वो कोई बहुत पढ़ा लिखा या बड़े पद पर बैठा ऑफिसर नहीं था, लेकिन उसके इरादे और अपने परिवार के प्रति उसका समर्पण किसी भी राजा से कम नहीं था। बीते 7 सालों से उसने अकेले ही इस छोटे से घर की पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठा रखी थी। सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले उठना, अपने हाथों से अपनी किस्मत और परिवार की खुशियों को तराशना, और ढलती शाम के साथ थकान से चूर होकर घर लौटना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसने कभी अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी थी। जब भी घर में राशन की कमी होती या वासु की तबीयत खराब होती, मनीष दिन रात एक करके पैसों का इंतजाम करता। उसने खुद कई रातें खाली पेट या सिर्फ पानी पीकर गुजारी थी, ताकि उसकी पत्नी नेहा और उसका मासूम बेटा वासु कभी भूखे पेट न सोएं। जब नेहा बीमार पड़ती तो वो पूरी पूरी रात उसकी खाट के पास बैठकर उसकी पट्टी बदलता, दवाइयों का हिसाब रखता और उसके सिर पर हाथ फेरता रहता। उसने कभी इन बातों का ढिंढोरा नहीं पीटा, ना ही कभी नेहा को ये महसूस होने दिया कि वो उस पर या परिवार पर कोई एहसान कर रहा है। उसके लिए तो ये उसका फर्ज था, उसका प्रेम था और उसका जीवन था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अचानक समय का पहिया ऐसा घूमा कि सब कुछ बदल गया। किस्मत जैसे मनीष से पूरी तरह रूठ गई थी। जिस शहर और गांव की गलियों में उसे आसानी से काम मिल जाया करता था, वहां अब सन्नाटा और निराशा ही उसके हाथ लगती थी। कारखाने बंद हो रहे थे, ठेकेदार काम देने से मना कर देते थे, और जो थोड़ा बहुत मजदूरी का काम मिलता भी था, उसमें कई कई लोग दावेदार बन जाते थे। मनीष हर सुबह अपनी फटी हुई चप्पलों को पहनकर, आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण लिए काम की तलाश में निकलता था। वो कड़ी धूप में शहर के चौराहे पर घंटों खड़ा रहता, ठेकेदारों की गाड़ियों के पीछे दौड़ता, उनसे गुहार लगाता कि उसे कोई भी छोटा मोटा काम दे दिया जाए। वो कुदाल चलाने, भारी सामान उठाने या किसी भी तरह की हाड़ तोड़ मजदूरी करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन दिन ढलते ढलते उसकी उम्मीदें भी डूबने लगती थीं। कई बार उसे दिन भर भटकने के बाद भी 1 रुपया तक नहीं मिलता था, और उसे खाली हाथ ही वापस घर की तरफ कदम बढ़ाने पड़ते थे। जब एक स्वाभिमानी आदमी पूरे दिन की हाड़ तोड़ कोशिशों के बावजूद शाम को खाली हाथ अपने घर लौटता है, तो उसके पैरों में चलने की थकान से ज्यादा बोझ उसके सीने और उसके दिल पर होता है। उसकी चप्पलों के घिसने की आवाज में उसकी बेबसी छिप जाती थी, और उसका सिर शर्मिंदगी से नीचे झुक जाता था। उसे डर लगता था कि घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी की उम्मीद भरी आंखों में कैसे झांकेगा, अपने मासूम बच्चे के उस सीधे सवाल का क्या जवाब देगा जब वो पूछेगा कि पापा आज मेरे लिए क्या लाए। उस शाम भी मनीष जब थक हार कर गांव की कच्ची पगडंडियों से गुजर रहा था, तो उसकी चाल में एक अजीब सा सूनापन था। घर में खाने का एक दाना तक नहीं बचा था। चूल्हा ठंडा पड़ा था और वासु भूख के मारे रो रहा था। नेहा बेबस होकर दरवाजे पर खड़ी मनीष का रास्ता देख रही थी। मनीष घर की दहलीज पर रुक गया। उसमें अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने जब खाली हाथों से नेहा की तरफ देखा, तो दोनों की खामोशी ने सब कुछ बयान कर दिया। घर की इस बदहाली को देखकर गांव के परोपकारी और बुजुर्ग जीवन चाचा का दिल पसीज गया। जब नेहा राशन की दुकान पर पहुंची और उसने भारी दिल से कहा, जीवन चाचा, 2 किलो आटा मिल जाएगा, तो चाचा ने अपनी पुरानी बही खाते की डायरी निकाली, जिसके पन्ने पहले से ही मनीष के नाम के उधार से भरे पड़े थे। उन्होंने कहा, बेटी, पहले से 5,000 रुपए का हिसाब बाकी है। अब और उधार देना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। नेहा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जानती हूँ चाचा, लेकिन बच्चा सुबह से भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया। चाचा ने एक गहरी सांस ली,
उनका कठोर चेहरा मोम की तरह पिघल गया और उन्होंने एक आटे की बोरी से 2 किलो आटा निकालकर नेहा की झोली में डालते हुए कहा, ले जा बेटी, बच्चे को भूखा मत रख। उस शाम जब मनीष घर लौटा तो उसके चेहरे की झुर्रियां और झुकी हुई कमर चीख चीख कर बता रही थी कि आज भी उसे कोई मजदूरी नहीं मिली है। नेहा ने बिना कुछ कहे चाचा के दिए आटे से रोटियां बनाई और चुपचाप मनीष के सामने खाना परोस दिया। मनीष ने रोटी का पहला निवाला उठाया, लेकिन वो उसके गले से नीचे नहीं उतरा। नेहा उसके सामने बैठ गई और उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में बोली, ऐसे कब तक चलेगा मनीष? आखिर हम कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे? मनीष ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, कोशिश कर रहा हूं नेहा, रोज जाता हूं, हर जगह भटकता हूं। नेहा ने एक ठंडी सांस ली और कड़वे स्वर में कहा, कोशिश से पेट नहीं भरता मनीष, पेट भरने के लिए अनाज और पैसों की जरूरत होती है। अगले दिन जब नेहा राशन की दुकान के पास से गुजर रही थी तो जीवन चाचा ने उसे आवाज देकर बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम पढ़ी लिखी हो, हमारे गांव के प्राइवेट स्कूल में एक टीचर की जगह खाली हुई है। वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी समझदार इंसान की जरूरत है। नेहा ने हैरान होकर पूछा, मैं? चाचा, क्या मैं पढ़ा सकती हूँ? चाचा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम बीए पास हो ना। इस गांव में तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला और कौन है? तुम इस नौकरी के लिए बिल्कुल सही हो। नेहा ये सुनकर बहुत देर तक सोच में पड़ गई। उसके मन में घर की तंगहाली दूर करने की आस जागी। उस रात जब पूरा घर सन्नाटे में डूब गया, तब नेहा ने दिए की मध्यम रोशनी में मनीष से कहा, मनीष, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मनीष ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, नौकरी? तुम बाहर जाकर नौकरी करोगी? नेहा ने कहा, हाँ, इसके अलावा अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मनीष की आंखों में एक दर्द कौंध गया। उसने उदास मन से पूछा, मेरे रहते हुए तुम्हें बाहर कमाने जाना पड़ेगा? इस पर नेहा ने बिना सोचे समझे एक ऐसा तीखा तीर चलाया जो सीधे मनीष के सीने में जा उतरा। उसने कहा, तुम्हारे रहते ही तो ये नौबत आई है, तुम्हारे रहते ही तो इस नौकरी की जरूरत पड़ रही है। ये शब्द इतने जहरीले थे कि मनीष का स्वाभिमान अंदर तक छलनी हो गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंदर के दर्द को घूंट बनाकर पी गया और काफी देर के सन्नाटे के बाद बहुत भारी मन से बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नौकरी करने से ये बिखरता हुआ घर संभल जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और वासु का भविष्य संवर जाएगा, तो तुम कर लो। नेहा की स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी लग गई। महीने की पहली तारीख को जब उसे 18,000 रुपए की तनख्वाह मिली तो सालों से तंगी झेल रहे उस छोटे से घर में खुशियों की एक नई लहर दौड़ गई। घर की जरूरतें आसानी से पूरी होने लगी। जीवन चाचा का पुराना उधार धीरे धीरे चुकता होने लगा। रसोई के डिब्बे अनाज से भरने लगे और वासु के लिए रंग बिरंगे नए कपड़े, खिलौने तथा पढ़ाई लिखाई का सामान आने लगा। मनीष ये सब देखकर अंदर ही अंदर बेहद खुश था। उसके मन पर जो परिवार का पेट न भर पाने का भारी बोझ सालों से लदा हुआ था, वो थोड़ा हल्का महसूस होने लगा। उसे लगा था कि अब उनके दिन बदल रहे हैं और जिंदगी आसान होने वाली है, लेकिन उसे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि गरीबी का संकट तो टल रहा था, परंतु उसके आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। आर्थिक आजादी मिलते ही नेहा के स्वभाव, बातचीत और व्यवहार में एक अजीब सा अहंकार घुलने लगा था। वो जाने अनजाने मनीष को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। एक शाम जब नेहा स्कूल से लौटी तो उसकी सहकर्मी और सहेली सीमा भी उसके साथ घर आ गई। दोनों आंगन में बैठकर चाय पी रही थी। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, सच मान, तेरी किस्मत खुल गई। अब तो तू पूरे घर की अकेली मालकिन है और पूरा खर्च अकेले उठा रही है। नेहा ने चाय की चुस्की ली और एक घमंड भरी मुस्कान के साथ बोली, और नहीं तो क्या सीमा, वरना अगर मैं भी कुछ लोगों के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती तो आज हम पूरा परिवार भूखों मर जाता। उन्हें नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर खड़ा मनीष उनकी एक एक बात सुन रहा था। मनीष के हाथ में एक छोटा सा टॉफी का पैकेट था जो उसने दिन भर मजदूरी की तलाश में भटकने के बाद बचे हुए महज 5 रुपए से अपने बेटे बासु के लिए खरीदा था। नेहा के उन तीखे शब्दों ने मनीष के दिल को चीर कर रख दिया। उसने चुपचाप उस टॉफी के पैकेट को अपनी फटी हुई जेब में वापस रखा और बिना घर के अंदर कदम रखे उल्टे पांव अंधेरी गलियों की तरफ लौट गया।
उस रात मनीष देर रात तक घर नहीं आया। रात के 11 बज चुके थे। हवा में कड़कड़ाती ठंड थी और नेहा बार बार दरवाजे की तरफ देखकर झिल्ला रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। नेहा ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला तो सामने गांव का चौकीदार हांफता हुआ खड़ा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने घबरा कर कहा, नेहा बेटी, चलो जल्दी। मनीष गांव के बाहर सड़क के किनारे बेहोश पड़ा हुआ है। चौकीदार की बात सुनते ही नेहा के पैर कांपने लगे। गांव के 2-3 लोग मनीष को उठाकर घर पर ले आए और खाट पर लिटाया। जब गांव के डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने मनीष की नब्ज जांचने के बाद एक ठंडी सांस ली और कहा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन शरीर में भयंकर कमजोरी है। ऐसा लगता है जैसे इसने बीते 3-4 दिनों से अन्न का एक दाना तक पेट में नहीं डाला है। डॉक्टर की बात सुनकर नेहा का दिल एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे धुंधला सा याद आया कि पिछले कुछ दिनों से जब भी वो खाना परोसती थी तो मनीष यही बहाना बनाता था कि मेरा पेट भरा है या मुझे भूख नहीं है, और अपनी आधी रोटी वासु की थाली में खिसका देता था। लेकिन अफसोस, ग्लानि का ये एहसास नेहा के मन में बस कुछ ही पलों के लिए टिक पाया। अगले ही दिन उसके मन की कड़वाहट और अहंकार ने उस एहसास को फिर से दबा दिया। 2 दिन बाद मनीष थोड़ा संभला और अपनी खुददारी के कारण फिर से काम की तलाश में निकल गया। लेकिन बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो पूरा दिन भटकने के बाद शाम को फिर खाली हाथ लौटा। जैसे ही उसने थके हुए कदमों से घर की दहलीज पर पैर रखा, सामने खड़ी नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ताना मारते हुए पूछा, आज कितने हजार कमा कर लाए हो? मनीष ने नजरें झुकाकर कहा, नेहा, आज भी कहीं काम नहीं मिला। नेहा ने एक जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, वाह मनीष जी, क्या बात है। पूरे गांव के पुरुषों को काम मिल रहा है, सब कमा रहे हैं। बस एक आप ही हैं जिन्हें पूरी दुनिया में कोई काम देने को तैयार नहीं होता। तभी वहां वासु खेलता हुआ आया और मासूमियत से बोला, मम्मी, क्या पापा आज भी मेरे लिए पैसे और खिलौना नहीं लाए? नेहा ने वासु के सिर पर हाथ फेरा और मनीष की तरफ तिरस्कार से देखते हुए बोली, नहीं बेटा, तेरे पापा कुछ नहीं ला सकते। इस घर में जो राशन, कपड़े और खुशियां आती हैं ना, वो सब तेरी मम्मी लाती है। तेरे पापा तो बस बैठकर खाने के लिए हैं। मासूम बच्चे के सामने अपनी ही पत्नी द्वारा की गई इस बेइज्जती से मनीष का कलेजा छलनी हो गया। लेकिन वो चुपचाप अपमान का घूंट पीकर रह गया। अगले दिन जब नेहा अपने घर के बाहर पौधों में पानी दे रही थी तो मोहल्ले की 3-4 औरतें वहां आकर खड़ी हो गईं। उनमें से राधा ने हंसते हुए कहा, क्यों नेहा बहन, अब तो तेरे बड़े मजे हैं। तेरी नौकरी क्या लगी, घर का तो नक्शा ही बदल गया। नेहा ने इशलाते हुए जवाब दिया, मजे क्यों नहीं होंगे बहन, घर भी मैं चला रही हूँ, कमाई भी मैं कर रही हूँ और वासु का भविष्य भी मैं ही बना रही हूँ। उसी समय मजदूरी के मिले हुए 300 रुपए हाथों में संभाले मनीष खुशी खुशी घर लौट रहा था। उसने सोचा था कि आज वो अपने पसीने की कमाई नेहा के हाथों में रखेगा तो शायद उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाएगी। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर जब उसने नेहा के ये शब्द सुने तो उसके हाथों से वे नोट छूटते छूटते बचे। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने चुपचाप 300 रुपए के उन नोटों को वापस अपनी जेब में ठूंस लिया और एक गहरी सांस ली। रात को खाने की मेज पर मनीष ने बहुत हिम्मत जुटाकर वो 300 रुपए का नोट नेहा की तरफ बढ़ाया और कहा, आज दिन भर की मजदूरी के 300 रुपए मिले हैं, रख लो। नेहा ने उन नोटों को ऐसे देखा जैसे कोई कूड़ा पड़ा हो। उसने नोट को दूर धकेलते हुए तिरस्कार से कहा, रख लो इन्हें अपनी जेब में ही। इतने पैसों में तो आजकल 2 दिन की हरी सब्जी भी नहीं आती। इतने से पैसों से मेरा एहसान दबाने की कोशिश मत करो। मनीष ने पहली बार अपनी लाल आंखों से उठाकर नेहा का चेहरा देखा, लेकिन अपने संयम को टूटने नहीं दिया और सिर झुकाकर वहां से उठ गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए नेहा का रवैया और ज्यादा क्रूर और हिंसक होता गया। वो बात बात पर अपनी कमाई का रौब झाड़ती और सार्वजनिक रूप से मनीष को निकम्मा और अनपढ़ साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन जब वो नीलम के साथ बाजार से लौट रही थी तो नीलम ने कहा, तेरी जैसी हिम्मत हर औरत में नहीं होती नेहा। नेहा ने अकड़ कर कहा, हिम्मत नहीं, अकल कहो बहन। अगर मैं भी अपने इस निकम्मे पति के भरोसे बैठी रहती तो आज भी लोगों के आगे एक एक रोटी के लिए हाथ फैला रही होती। मनीष, जो थोड़ा पीछे चल रहा था, उसने नीलम और नेहा की ये बातचीत सुन ली। उसके कदम इतने भारी हो गए कि मानो पैरों में लोहे की बेड़ियां बंधी हों। जिस स्त्री के मान सम्मान और रक्षा के लिए उसने 7 साल तक अपनी जवानी और पसीना बहाया था,
आज वही स्त्री नीचता की सारी हदें पार करके समाज के सामने उसके चरित्र और आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा रही थी। उस रात मनीष घर के अंधेरे कोने में बिछी अपनी पुरानी खाट पर चुपचाप बैठा आकाश के तारों को घूर रहा था। तभी उसका बचपन का दोस्त रोहित उससे मिलने आया। मनीष की हालत देखकर रोहित का दिल पसीज गया। उसने मनीष का हाथ पकड़कर कहा, ये क्या हाल बना रखा है मनीष? तू तो वो हंसमुख और निडर मनीष रहा ही नहीं जिसे मैं जानता था। तू अंदर ही अंदर क्यों घुल रहा है? मनीष ने एक भारी मुस्कान के साथ रोहित की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, रोहित, इंसान कभी बाहर की मुसीबतों, गरीबी या हाड़ तोड़ मजदूरी से नहीं टूटता। इंसान तो तब अंदर से तिल तिल कर मर जाता है जब उसके अपने ही उसकी कुर्बानियों को भूलकर उसकी इज्जत की नीलामी करने लगते हैं। रोहित मनीष का दर्द समझ गया और उसने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अगले दिन नेहा अपने घर के आंगन में मोहल्ले की 4-5 औरतों के बीच बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। बातों बातों में एक औरत ने पूछा, नेहा, सच सच बता, अगर तू 2 दिन के लिए मायके चली जाए तो क्या मनीष अकेला घर चला पाएगा? ये सुनते ही नेहा जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी में अहंकार का नशा साफ झलक रहा था। उसने तंज कसते हुए कहा, मनीष, वो इंसान मेरे बिना एक हफ्ता तो क्या, 24 घंटे भी ये घर नहीं चला सकता। सच कहूं तो आज इस घर में जो चूल्हा जल रहा है, जो ये खाना बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बदौलत है। वरना अगर इस निकम्मे के भरोसे रहते तो कब के भूखमरी के शिकार होकर मर चुके होते। नेहा को अंदाजा नहीं था कि मनीष इस बार दरवाजे के पीछे छिपकर रोने वाला लाचार पति नहीं था। वो आंगन के ठीक पीछे खड़ा था। उसकी एक एक कड़वी बात सुन रहा था। इस बार उसकी आंखों में लाचारी या आंसू नहीं थे, बल्कि उनमें वर्षों से दबा हुआ आत्मसम्मान, एक स्वाभिमानी पुरुष का गुस्सा और टूटे हुए सब्र का तूफान था। वो धीरे धीरे भारी और मजबूत कदमों से आगे बढ़ा और उन सब औरतों के बीच आकर नेहा के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसकी गूंजती हुई आवाज ने पूरे आंगन के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। बस नेहा, बहुत हो गया। आज मैं भी कुछ कहूंगा। तुम कह रही थी कि तुम्हारे बिना मैं एक हफ्ता भी घर नहीं चला सकता। सही कहा तुमने। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हारी नौकरी नहीं लगी थी तब ये घर कौन चला रहा था? तुमने 2 महीने घर चलाया और तुम्हें लगने लगा कि तुमने दुनिया जीत ली। लेकिन मैंने 7 साल घर चलाया था, कभी तुम पर एहसान नहीं जताया। सबसे ज्यादा दर्द गरीबी नहीं देती नेहा। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपनी ही पत्नी लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत नीलाम करने लगे, और जब तुम्हारा बच्चा भी ये समझने लगे कि उसका बाप किसी काम का नहीं है। मनीष के शब्दों में जो दर्द, सच्चाई और वर्षों से दबा हुआ स्वाभिमान छुपा था, उसने नेहा के दिल पर बिजली की तरह कौंध पैदा कर दी थी। जो औरतें कुछ देर पहले मनीष की गरीबी और बेबसी का मजाक उड़ा रही थीं, वे सब शर्म के मारे अपना सिर झुकाकर एक एक करके वहां से खिसक गईं। नेहा वहीं बुत बनी खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उस रात गांव का आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और नेहा के कमरे में भी गहरा अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। नेहा को पूरी रात एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही और अपनी पुरानी यादों के भंवर में डूबती चली गई। उसे याद आया कि कैसे जब उसकी नौकरी नहीं लगी थी तब मनीष कड़ी धूप और कड़कड़ाती ठंड में भी काम करने जाता था। उसे याद आया कि जब घर में थोड़ा सा भोजन बचा होता था तो मनीष हमेशा झूठा बहाना बना देता था कि मेरा पेट भरा हुआ है या आज मुझे भूख नहीं है, ताकि वो भोजन नेहा और वासु पेट भरकर खा सकें। नेहा को अपनी गलती का एहसास इतनी शिद्दत से हुआ कि उसका सीना ग्लानि और पश्चाताप से फटने लगा। उसने महज 18,000 रुपए की नौकरी पाकर अपने उस पति को नीचा दिखाया था जिसने उसके लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। उसने समझ लिया था कि पैसा इंसान को सुविधाएं दे सकता है, लेकिन अगर उस पैसे के घमंड में रिश्तों का आदर और पति की इज्जत खो जाए तो वो पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। अगली सुबह जब पूरब में सूरज की लाली बिखर रही थी, मनीष हमेशा की तरह अपने पुराने कपड़ों को ठीक करके फिर से मजदूरी की तलाश में जाने की तैयारी कर रहा था। उसके चेहरे पर ना तो कोई शिकायत थी और ना ही कोई घमंड, बस एक गहरी खामोशी थी। तभी अचानक उनके घर के बाहर एक मोटरसाइकिल आकर रुकी और उसकी तेज आवाज से सन्नाटा टूटा। बाइक से मनीष का पुराना और सच्चा दोस्त रोहित उतरा। रोहित के चेहरे पर एक ऐसी खुशी और चमक थी जो उसने सालों से नहीं देखी थी। वो दौड़कर घर के आंगन में आया और मनीष को दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए चिल्लाया, मनीष, ओ मनीष, भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है। मनीष ने चौंक कर पूछा,
क्या हुआ रोहित, इतने खुश क्यों हो? रोहित ने हाफते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, जिस शहर की बड़ी टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं काम करता हूँ, वहाँ के मुख्य सुपरवाइजर की जगह अचानक खाली हो गई है। सेठ जी को एक ऐसे बंदे की सख्त जरूरत है जो पूरे काम की देखरेख कर सके और मजदूरों को संभाल सके। मैंने तुरंत सेठ जी के सामने तेरा नाम ले दिया। मैंने उन्हें बताया कि तू कितना मेहनती और तजुर्बेकार है। मनीष ने झिझकते हुए अपनी नजरें झुकाई और कहा, लेकिन रोहित, तू तो जानता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वहां तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आते होंगे। रोहित ने मनीष के कंधे को थपथपाते हुए कहा, मैंने सेठ जी से तेरी पढ़ाई के बारे में सच सच बता दिया था, लेकिन सेठ जी ने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही, रोहित, मुझे बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले चालाक लोग नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो पूरी तरह ईमानदार हो, जिसकी नीयत साफ हो और जो काम से जी न चुराए। और मनीष, तेरे से ज्यादा ईमानदार और साफ नीयत वाला इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। सेठ जी ने तुझे तुरंत काम पर बुलाने के लिए कहा है। रोहित की ये बात सुनते ही घर के दरवाजे के पीछे खड़ी नेहा की आंखों से फिर से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और गर्व के थे। अगले ही हफ्ते मनीष ने उस कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी ईमानदारी, समय की पाबंदी और काम के प्रति लगन को देखकर कंपनी का मालिक बेहद प्रभावित हुआ। मनीष को हर महीने पूरे 45,000 रुपए की तनख्वाह मिलने लगी। इतने बड़े वेतन और नए पद के साथ मनीष के घर के आर्थिक हालात रातों रात बदलने लगे। सालों पुराना जीवन चाचा का 5,000 रुपए का उधार चुकता कर दिया गया और वासु के लिए शहर के सबसे अच्छे स्कूल का दाखिला और नई नई किताबें आ गई। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी और ढेर सारे पैसे आ जाने के बाद भी मनीष के स्वभाव में रत्ती भर भी घमंड या बदलाव नहीं आया। वो आज भी वही सादगी पसंद, नम्र और शांत मनीष था, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसने कभी नेहा को उसकी पुरानी कड़वी बातों के लिए ताना नहीं मारा और न ही कभी अपने पैसे का रौब दिखाया। एक शाम मनीष आंगन में बैठकर चाय पी रहा था। नेहा का सिर झुका हुआ था और उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। वो धीरे धीरे मनीष के पास आई और उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गई। मनीष ने चौंक कर अपनी चाय का कप एक तरफ रखा और उसे उठाने की कोशिश की। नेहा ने मनीष के हाथों को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बिलखते हुए बोली, मनीष, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब मेरे हाथ में थोड़े से पैसे आए तो मेरे अंदर घमंड का जहर घुल गया था। मुझे लगने लगा था कि मैं ही घर चला रही हूँ और मैं बहुत बड़ी बन गई हूँ। लेकिन तुमने मुझे मेरी औकात और सही राह दिखा दी। मैं ये भूल गई थी कि एक सुंदर और खुशहाल घर केवल पैसों के ढेर से नहीं बनता, बल्कि वो एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्यार और अटूट विश्वास के रिश्तों से बनता है। मैं ये भूल गई थी कि अगर एक पत्नी अपने पति का कठिन समय में ढाल और सहारा बन जाए, तो वो गरीब झोपड़ी भी स्वर्ग और जन्नत बन जाती है। और वही पत्नी अगर अपने पति का स्वाभिमान नीलाम करने लगे और उसे हर बात पर ताने देने लगे, तो सोने का महल भी नरक से ज्यादा भयानक हो जाता है। मनीष, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। क्या तुम मुझे कभी दिल से माफ कर पाओगे? मनीष ने नेहा के बहते आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा। उसकी अपनी आंखें भी नम हो गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने बड़े प्यार से नेहा का सिर थामते हुए धीमी और गंभीर आवाज में कहा, नेहा, इंसान से अनजाने में गलतियां होना स्वाभाविक है। राह भटकना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी गलती को दिल से स्वीकार कर लेना और सही रास्ते पर वापस लौट आना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुमने अपनी गलती समझ ली, मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। मनीष के इन शब्दों को सुनते ही नेहा का दिल हल्का हो गया और वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। सालों का सारा गुबार और कड़वाहट आंसुओं के साथ बहकर खत्म हो गई। ठीक उसी वक्त उनका मासूम बेटा वासु स्कूल का बस्ता फेंकते हुए आंगन में दौड़ता हुआ आया। उसने अपने माता पिता को एक दूसरे के करीब और हंसते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक मासूम सी कसमसाहट आ गई। वो मनीष की गोद में चढ़कर बैठ गया और अपनी नन्ही उंगलियों से दोनों के गालों को छूते हुए मासूमियत से बोला, मम्मी, पापा, अब आप दोनों कभी आपस में लड़ाई तो नहीं करोगे ना? अब तो पापा भी घर में ढेर सारे खिलौने और पैसे लाते हैं। मनीष और नेहा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके बीच का सारा तनाव मिट चुका था और दोनों के चेहरे पर एक सच्ची पवित्र मुस्कान खिल उठी थी। मनीष ने वासु को अपने सीने से कसकर लगा लिया और नेहा का हाथ थामते हुए कहा,
नहीं मेरे बच्चे, अब इस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। तो ये थी आज की दिल को छू लेने वाली कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।